सिडविक रूल में फर्स्ट पॉइंट En का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिवली एटॉमिक नंबर पता लगाना है, मतलब उसके पास इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो हम लिख दो कि भाई थे कितने, कितने लूज कर दिए और कितने लिगेंड ने दिए, सबको बराबर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, अर्लियर दिस रूल वाज मेड बेस्ड ऑन ओनली फ्यू नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स and does not have any scientific basis, therefore now fail in most of the complex compound। मतलब ये शायद सिडविक साइंटिस्ट का नाम होगा, इसने रूल बनाया था सिडविक साहब ने, तो इन्होंने उस टाइम पर जितने भी कॉम्प्लेक्स थे उनको देखा और बोला अरे यार इन सब में तो ये फॉलो हो रहा है, तो रूल बना दिया। इसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी के टाइम में एकदम फेल है ये थ्योरी। पॉइंट नंबर थर्ड जिस पर मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, पॉइंट नंबर थर्ड इस पर स्टार मार्क किया है, according to this rule if En of central atom in complex compound is equal to the atomic number of next noble gas then the complex was considered to be stable। यही इस रूल का बेस है, ये तो पता होगा तुम लोगों को पहले से कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी पीरियड के अंदर जो नोबल गैस आ रही है उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल। बस ये इस थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, दिस रूल फेल्स इन मोस्ट कॉम्प्लेक्सेस बट इट इज फेयरली गुड एप्लीकेबल इन मेटल कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल। मतलब मेटल कार्बोनिल से मेटल नाइट्रोसिल आएंगे तो उसमें तो एप्लीकेबल है थ्योरी। थ्योरी एप्लीकेबल होगी कब, मतलब हम कब बोलेंगे थ्योरी एप्लीकेबल है, हम बोलेंगे कि जब कोई हमारा कॉम्प्लेक्स वो स्टेबल हो, तो उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी पीरियड के नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ जाए और वो स्टेबल भी है, तो हम बोलेंगे थ्योरी एप्लीकेबल है। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जो स्टेबल है बट सेंट्रल मेटल आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी पीरियड के नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आ रहा पर फिर भी स्टेबल है, तो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। समझे, बोलो। हाँ सर। अब देखो जो लोग फॉर्मूला चला रहे थे उनके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। तो हमारा नेक्स्ट फंडा क्या है, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हम कैलकुलेट करेंगे कैसे भैया एटॉमिक नंबर को, है ना। तो देखो हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसकी प्रॉपर्टी है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम की, है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। समझ गए फार्मूला, ये फार्मूला है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। या तो फार्मूला याद रख लो या फिर मैंने एक जो अपना मेथड बताया था कि भाई कैसे इफेक्टिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं वो देख लो, तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, बोलो। हाँ सर। तो एक बार है ना इनके एटॉमिक नंबर भी हम लोग याद कर लें, रिवाइज कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। 2 8 18 36 54 86। चलिए फॉर्मूला देख लो एक बार, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड EAN of the following। पहला CuNH3 whole 6 2 plus। Second PTEN whole twice Cl2। Third FeCO5। Fourth
FeCN6 3- करो 4 में पता लगाओ ताकि फार्मूला वगैरह याद हो जाए, तुम्हें पता चले फार्मूला कैसे अप्लाई होता है। सर प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? निकल के क्या प्लैटिनम 78। अरे भाई अगर एटॉमिक नंबर भी मैं ही बता दूंगा तो तुम क्या ये जोड़ बाकी गुणा भाग करने आए हो? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कैसे निकालना है ये सब चीजें। हो गया क्या? बोलो। हाँ सर। देखो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। पहले वाले में अगर हम लोग EN नंबर मिल निकालेंगे तो कॉपर का खुद का वैसे होता है एक्चुअल में 29, बट 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 कम प्लस 12 इलेक्ट्रॉन अमोनिया ने दे दिए तो 39 है ना। 39 लिखने के बाद मैं लिख दूंगा आगे ऐसे 2 बार क्रॉस लगा दूंगा, मतलब अनस्टेबल नहीं, इट डजंट फॉलो EN रूल ना। EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, अनस्टेबल नहीं है। EN रूल कोई बहुत थोड़ी है, लिखा है तो था इतना ऊपर, ये तो ऐसे ही है प्रैक्टिकल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, अनस्टेबल अनस्टेबल नहीं है, सब स्टेबल है जो भी लिखे हैं। प्लेटिनम का EN नंबर लिखेंगे तो 78 है। प्लेटिनम रूल के हिसाब से अनस्टेबल है ना। EN रूल के अकॉर्डिंग अनस्टेबल है, तो हम ये बोलेंगे EN रूल को फॉलो नहीं करता है, बस इतना ही बोलेंगे। प्लस EN ये इथिलीन डाइमीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? एक इथिलीन डाइमीन 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 कितने देगा? 2 × 4 8 84। तो हम लोग बोले ये भी EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। FeCO5, अब देखो जो आयरन है मेरा वो 26 में होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन दिए कार्बोनिल ने तो 36। यस कार्बोनिल्स में तो करेगा, ये चीज तो हम पहले भी बोल चुके थे। साइनाइड में यहाँ पर देखते हैं EN रूल, तो अगेन आयरन जो मेरा है 26 पर होता है,
-0 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन साइनाइड ने दिए, तो कितना आ गया 35। तो अगेन ये भी एन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सर EN रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब EN के हिसाब से वो जो भी है सब अनस्टेबल है ना? हाँ, इसका मतलब यही है कि EN के अकॉर्डिंग अनस्टेबल है, बट एक्चुअल में दे एग्जिस्ट। ओके। चलो अब नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1, in case of pi bonded complexes, all the pi electrons are counted in the calculation of EAN। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स लिया मैंने E, है ना, बिसबेंजीन क्रोमियम। क्रोमियम देखो कौन से ऑक्सीडेशन नंबर में है, ऐसा दिखता है ये। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बोलो? +2। +2। 0 0 0। +2 कहां से दिख रहा है क्रोमियम तुम्हें? 0 में है ना। EN नंबर काउंट करेंगे तो क्रोमियम का एक्चुअल ऑक्सीडेशन, एक्चुअल एटॉमिक नंबर 24 -0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज नहीं किया है, प्लस हमने लिखा है ऑल द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड, कि सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो गए हैं। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हुआ है टोटल? 24। एक बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, 2 बेंजीन है। अरे 24 कहां से आ गए? एक बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है। हाँ हाँ सर। तो अगेन ये आएगा 36। तो हम बोलेंगे यस, ये फॉलो कर रहा है हमारे EN रूल को। ठीक है, बोलो समझ में आई बात? पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो अगर तुम लोग रिस्पांस नहीं दोगे तो फिर मैं भी वैसे ही तरीके से पढ़ा दूंगा। मुझे भी कोई बहुत ज्यादा ऐसे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में कि मैं बस मैं बोलता जाऊं। 2 महीने के सिलेबस को 1 महीने में भी खत्म किया जा सकता है। हाँ सर समझ गया। EN rule is fairly good applicable on metal carbonyl and nitrosyl compounds with very few exceptions। तो देखो हमने थोड़ी देर पहले एक बात लिखी थी कि भैया EN रूल है ना, वो एप्लीकेबल होता है कार्बोनिल और नाइट्रोसिल में। बट अब हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ कार्बोनिल नाइट्रोसिल में एप्लीकेबल होता है, बट उसमें भी 100% नहीं है, इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है। तो क्या है, हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो इसमें देखो अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिखा NiCO4, तो अगेन निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर EN रूल के अकॉर्डिंग EN नंबर निकालेंगे तो 28 ऑक्सीडेशन, 28 इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सॉरी एक्चुअल एटॉमिक नंबर 28 -0, प्लस कार्बोनिल ने 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें तो आएगा 36। तो हम बोलेंगे हाँ एप्लीकेबल है यहाँ पर EN रूल। वो तो हम बोल ही रहे थे कि एप्लीकेबल होता ही है। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लो CrCO6 दिया है ना, CrCO6 इसमें अगर EN रूल के अकॉर्डिंग अगर EN नंबर कैलकुलेट करे तो क्रोमियम 24 पर होता है, 0 इलेक्ट्रॉन लूज किए, प्लस 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने दे दिए तो 36। तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा था EN रूल को, ये भी हमारे को फॉलो कर रहा है। ऐसा ही ऊपर भी देखा था हमने, देखो FeCO5 ये भी कार्बोनिल लिगेंड्स था, इसमें भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स था, इसमें भी EN रूल फॉलो हो रहा है।
बट जैसे मान लो कुछ ऐसा आ जाए, इस पर स्टार मार्क कर देता हूं मैं क्योंकि इसको ध्यान रखना है हमें। हमारे को दे दिया MnCO होल 5, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग बोलेंगे जो En रूल है वो अगर 25 माइनस 0 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन दिए किसने, लिगेंड ने, 25 इसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर था, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 10 इलेक्ट्रॉन दिए लिगेंड ने, तो आएगा 35। क्या En रूल को फॉलो कर रहा है? नहीं सर। हम लोग बोलेंगे नहीं, इट डजंट फॉलो En रूल। ठीक है, तो हम इसमें एक पॉइंट लिखते हैं नीचे, क्या पॉइंट इज this monomeric carbonyl doesn't exist, rather its dimeric form exist। हम बोलते हैं इसकी मोनोमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, इसके डायमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म एग्जिस्ट। या तो डायमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी या रिड्यूस्ड फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। क्या डायमेरिक फॉर्म है, क्या रिड्यूस्ड फॉर्म है? डायमेरिक फॉर्म तो भाई इसको डबल कर दो, Mn2CO होल 10। रिड्यूस फॉर्म क्या होगी, जिसमें इसका रिडक्शन हो गया है, MnCO होल 5 माइनस 1। ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। आप देखो रिड्यूस फॉर्म का तो तुम En नंबर निकाल लो, रिड्यूस फॉर्म का तो En नंबर निकाल सकते हो कि Mn पहले एक्चुअल में 25 था, बट एक इलेक्ट्रॉन और आ गया क्योंकि Mn पर -1 का चार्ज है, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन दिए लिगेंड ने, तो 36। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, रिड्यूस फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। बट डायमेरिक फॉर्म क्या होगा, तो डायमेरिक फॉर्म को ध्यान से देखो, डायमेरिक फॉर्म को ध्यान से देखो, डायमेरिक फॉर्म इज Mn2CO होल 10, है ना। डायमेरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर हमें याद रखनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर का कोई वो नहीं है लॉजिक कि ऐसा क्यों हुआ। कितने बनाने, 5 बनाने, ऐसे बनाते हैं। CO 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 CO, ये हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास ऐसे Mn2O10 आ गए हैं। अब देखो ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर भी हमें याद रखनी है, डायमेरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर भी हम लोगों को याद रखनी है। अब इसमें हम लोग बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, En नंबर की। किसी भी एक मैंगनीज का En नंबर निकालो, तो देखो मैंगनीज का En नंबर निकालो, किसी भी एक मैंगनीज का 25 उसका एटॉमिक नंबर था मैंगनीज का, प्लस 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, प्लस हाँ 10 इलेक्ट्रॉन लिगेंड ने दिए, प्लस 30। एक, है ना, प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया उसके पास। Mn एक का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां से आया, Mn का। ये Mn बॉन्ड जो बन रहा है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है, समझ रहे हो। हाँ सर समझे। हाँ तो यहाँ से ये आ गया है 36, मतलब ये En रूल को फॉलो कर रहा है, मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा डायमेरिक फॉर्म में। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर 4, सर। वो भी ऐसा ही है कुछ। हाँ बोलो। सर वो एक बार बताइए ना कि हम लोग ने जब देखा Mn का मतलब मोनोमेरिक फॉर्म में, तभी 35 आ रहा था, तो हम लोग ने बोला एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन बाकी कंपाउंड में जब भी ऐसा आ रहा था तभी हम लोग बोलते थे कि En रूल के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मली वो एग्जिस्ट करता है। तो कार्बोनाइल्स में क्यों वैसा हम लोग मतलब अरे बोल तो रहा हूँ, उसने जितने भी पहले कार्बोनिल नाइट्रोसिल थे उसमें ऑब्जर्व करा, फिर देखा ये रूल फॉलो हो रहा है, तो उसने अपनी तरफ से थ्योरी लिख दी, बस। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल है कार्बोनाइल? ये सब कुछ। अच्छा, सिर्फ हाँ कार्बोनाइल के कार्बोनिल और लिए नाइट्रोसिल और कार्बोनिल के लिए वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं? स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करते, बट मोस्ट ऑफ द में फॉलो करेंगे। लिखा तो यार तुम लोग देख नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो
कहाँ लिखा था? पॉइंट नंबर सेकंड देखो, EN rule fairly good applicable on metal carbonyl nitrosyl compound with very few exceptions. अब हाँ, स्ट्रिक्टली फॉलो का मैंने कब बोल दिया? अब इसमें हम लोग अगर EN रूल निकाले, EN नंबर कैलकुलेट करें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो 27 है कोबाल्ट का 0 प्लस लिगेंड ने 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 35 आ गया। मतलब अगेन ये कार्बोनिल है फिर भी फॉलो नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं टू गेन स्टेबिलिटी इट गेट्स डाइमराइज्ड। तो ये भी डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलते हैं टू गेन स्टेबिलिटी इट गेट्स डाइमराइज्ड, है ना। अब डाइमराइज हो गया तो क्या हो गया? CO2 CO8। अब स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, देखो स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर क्या होगा? कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ये 2 कोबाल्ट कार्बोनिल है, ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, और 3 कार्बोनिल ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं। अब देखो एक कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ध्यान से सुनो। 27 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन किसने दिए? टर्मिनल वाले CO ने। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए? कोबाल्ट को ब्रिज वाले ब्रिज वाले CO ने। देखो ब्रिज वाला CO है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है। ऐसे ही नीचे वाला ब्रिज वाला एक इधर दे रहा है, एक इधर दे रहा है। तो ऊपर वाले ब्रिज वाले ने एक दिया, नीचे वाले ब्रिज वाले ने एक दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ब्रिज वाला CO, और बीच वाले कोबाल्ट से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कितना हुआ सम? 36। तो हम बोलेंगे ये हमारा EN रूल को फॉलो कर रहा है। समझे बात मेरी? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, सर इस वाले में रिड्यूस्ड फॉर्म में हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, जो है जो लिखा है बस वही है, बाकी ऐसे अपने मन से कुछ नहीं माने। अब इसमें हमारे पास एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि हमारे पास देखो, हमारे पास वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल है ना, इसका तुम EN नंबर अगर निकालोगे वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल का, तो 23 माइनस 0 प्लस 12 मतलब 35। तो हम बोलेंगे इट डजंट फॉलो EN rule but exist। बाकी दूसरे वाले EN रूल फॉलो नहीं करे थे, तो कोई डाइमर बना रहा था, कोई कुछ बना रहा था, बट वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल है वो कुछ भी नहीं बना रहा, डाइमर वाइमर ना ही EN रूल को फॉलो कर रहा है, और कार्बोनिल भी है फिर भी एग्जिस्ट करेगा। समझे? नोट का कितने पॉइंट लिख चुके हम लोग? नोट के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। नोट का थर्ड पॉइंट क्या है नोट का? थर्ड पॉइंट इज नाइट्रोसिल ग्रुप NO is a 3 electron donor rather than normal 2 electron donor। हम बोल रहे हैं क्या कि जो मेरा नाइट्रोसिल है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं। ऐसा होता है नाइट्रोसिल NO। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक ही बारी में? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। However, NO प्लस जो कि क्या होता है? नाइट्रोसोनियम आयन is a normal 2 electron donor। ठीक है, क्लियर है इतना?
हाँ सर। हाँ सर। सर चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हमारा सिडविक का थ्योरी हो गया खत्म, जितना पॉइंट्स हमने लिखना था लिख लिया। थ्योरी नंबर 3, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बारे में बात करेंगे। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 1 क्या, मेटल provides hybridized empty orbitals for accepting the lone pair of electron from ligand to form coordinate bonds। हम बोलते हैं कि जो हमारा मेटल होता है वो हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल देता है ताकि लिगेंड आए और उसमें अपना लोन पेयर डोनेट कर सके। सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ, ये पॉस्टुलेट है इस थ्योरी के जो हमें मानने पड़ेंगे। पॉस्टुलेट का मतलब ये होता है कि थ्योरी से पहले कुछ अजम्पशन है जो हमने मानने, उसके बाद थ्योरी के ऊपर जाना है। नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स undergoing hybridization depends on the coordination number। मतलब कितने आएंगे एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर पे। जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बोलते थे ना, स्टेरिक नंबर पे डिपेंड करता है। स्टेरिक नंबर 2 है तो sp3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3। वैसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, क्या है, शेप और ज्योमेट्री ऑफ complex compound depends on the coordination number। coordination number के अकॉर्डिंग हमारा सब कुछ डिसाइड होगा। तो देखो कैसा होगा वो, मैं टेबल बना के लिख रहा हूँ ना, सोच रहा हूँ मैं कैसे लिखूं, टेबल बना के लिखूं या वैसे ही लिख लूं। एक तरह कोऑर्डिनेशन नंबर, एक तरह हाइब्रिडाइजेशन, एक तरह ये, एक तरह ऑर्बिटल्स। ठीक है, 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे, टेबल बना देता हूँ। कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर 2 भी छोटा ही चलेगा क्या? कॉलम नंबर 3 एंड 4, चार कॉलम मैंने बना लिए हैं। मेरे को इस थर्ड पॉइंट में ही चल रहा है सब कुछ। इस 4 कॉलम के अंदर सबसे पहले इधर तो लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, इधर लिख रहा हूँ शेप, है ना, इधर लिख रहा हूँ ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी। एसपी एसपी, है ना, हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा।
शेप कैसा होगा? लीनियर। लीनियर होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, ये मेटल है, एक लिगेंड इधर से डोनेट कर रहा है, एक लिगेंड इधर से डोनेट कर रहा है, ऐसा होगा। मतलब एस होगा और उसके साथ मिक्स हो सकता है प्लस में पी एक्स या फिर पी वाई या फिर पी जेड, वो डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में लीनियर है। एक्स डायरेक्शन में लीनियर तो पी एक्स, वाई डायरेक्शन में लीनियर है तो पी वाई, जेड डायरेक्शन में लीनियर है तो पी जेड। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 sp2 है ना। शेप होगा ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर है ना, मतलब ये मेटल है, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, एक लिगेंड इधर से, लिगेंड, एक लिगेंड ये रहा, एक लिगेंड ये रहा। अब S और कोई भी दो P चलेंगे है ना, वो जिस प्लेन में प्लेनर है वही वाले दो P चाहिए। अगर XY प्लेन में है तो PX PY, YZ में है तो YZ, ZX में है तो PZ और PX, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सारी जितनी भी कहानी शुरू होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ही शुरू होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 तो फर्जी है एकदम। VBT में सारी कहानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ही शुरू होगी। क्यों? ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन है, या तो वो sp3 हो सकता है या फिर वो dsp2 हो सकता है। sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, dsp2 का मतलब स्क्वायर प्लेन। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है ना। टेट्राहेड्रल हो सकता है ऐसा, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है एकदम L, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से यूज होंगे? देखो इसमें S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। इसमें D है ना, D अंदर वाला D है ना। जैसे इसके अंदर तो क्या मैं बोल सकता था, इसके अंदर मैं ऐसा बोल सकता था, ये तो क्या है NS प्लस क्या मैं लिख रहा हूँ यार, NS प्लस NP3 ऐसे हैं ये, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे N-1 D प्लस NS प्लस NP2। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? N-1 D मतलब अंदर वाला D यूज होगा। अगर 4S है तो D कौन सा यूज होगा? 3 वाला। 3 वाला है ना। अब देखो स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर में ये होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस s प्लस px प्लस py, ये याद रखना है हमको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखें। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमने निपटा लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पर आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो sp3d होगा या फिर dsp3 होगा। sp3d होगा या dsp3 होगा है ना। तो इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं, इसमें गड़बड़ है थोड़ी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तुमने देखा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के बारे में तो कोई पूछता भी नहीं है ज्यादा हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में मेनली कौन से दो कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4 और 6। 4 और 6। तो इसको ऐसा लिखो sp3d या फिर dsp3। अब इसमें शेप की दो पॉसिबिलिटी है, या तो tbp होगा या स्क्वायर पिरामिडल होगा। अगर वो tbp होता है तो उसके अंदर होगा s प्लस p3 प्लस dz स्क्वायर, और अगर वो स्क्वायर पिरामिडल होगा तो होता है s प्लस p3 प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये याद रखें ये बातें। ये टीबीपी है तो कौन से डी यूज होंगे, स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर प्लेनार है तो कौन से डी हमारे को यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट 6th कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या तो sp3d2 हो सकता है या फिर d2sp3 हो सकता है। शेप क्या होगा? शेप इज स्क्वायर बाय पिरामिडल
या फिर उस शेप को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। एस यूज होगा प्लस तीनों पी यूज होंगे प्लस 2d कौन से? डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग हमारे हाइब्रिडाइजेशन को बताएंगे इसके अंदर। समझ में आई बात या नहीं आई? आया सर। हाँ सर। ठीक है, चलिए यार एक इमेज ऐड कर देता हूँ यार, क्योंकि इतना सारा लिखेंगे तो कम से कम हमारा 10 मिनट चला जाएगा। वेट करिए 1 मिनट। सर वो DSP3 और D2SP3 वाला पार्ट समझाना। क्या समझो बता। मतलब उसमें भी जैसे हम लोग 4 वाले में देख रहे थे वैसे ही होगा ना, मतलब क्या देख रहे थे? जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। हाँ तो डी ऑर्बिटल वही है, अगर डी पहले लिखा है तो अंदर वाला डी होगा, डी बाद में लिखा है तो सेम वाला डी होगा। अच्छा सर। बाकी सीएफटी में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, अभी टेंशन मत लो इतनी कि ये क्या हो गया ऐसा वैसा। चलिए मैंने भेज तो दिया है, कब आएगा इमेज देखते हैं। आ गया। देखो अब मैं इमेज ऐड करके इसमें कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये देख लो एक बार। पॉइंट देखो इसमें लिखा है इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड 3, है ना, ये बीच में एंड लिखा है 2 एंड 3। In case of coordination number 2 and 3, no additional experimental information is needed for predicting the hybridization and shape of complex. क्यों? ऐसा क्यों है? पॉसिबिलिटी एक ही है। डी ऑर्बिटल नहीं है ना। क्योंकि पॉसिबिलिटी एक ही ना हाइब्रिडाइजेशन की। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो sp, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ तो sp2, खत्म। बाकी देखो 4, 5 और 6 में हाइब्रिडाइजेशन की दो पॉसिबिलिटी है। पार्ट 2 और 3 में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता है वो तो हम कॉम्प्लेक्स का फार्मूला देख के ही पता लगा लेंगे ना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हाँ बोलो, सर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया मतलब हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया 2 और 3 में। बट फॉर coordination number 4, 5 and 6 some experimental information is required for predicting the hybridization and shape of complex। हम बोल रहे हैं कि some experimental information हमें चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें ऐसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जिससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा लें। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर से तो हमने क्या पता लगा लिया था कि या तो वो, जैसे मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आया तो या तो sp3d होगा या dsp3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता है। बट इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे वीबीटी के अंदर। तो वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किस टाइप की हो सकती है वो मैंने लिखा है नीचे। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो किस किस टाइप की हो सकती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स, या तो हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे दे कॉम्प्लेक्स के अंदर, सिर्फ इतना पढ़ रहा हूं। देखो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या तो ये हो सकती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स, या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट डाइपोल मूवमेंट, या फिर डाइपोल मूवमेंट के बारे में कुछ बता दे। फिर उसके आगे लिखा है फर्स्ट पॉइंट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉम्प्लेक्स एंड इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड। कॉम्प्लेक्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड, इनके इक्वल होते हैं।
कभी भी कॉम्प्लेक्स के अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो लिगेंड के अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो और सेंट्रल एटम के अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो। समझ में आई बात? हाँ सर। फिर नीचे देखो, सबसे नीचे स्टार मार्क करके पॉइंट लिखा है, यूजुअली लिगेंड्स डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। हम बोलते हैं लिगेंड के पास जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। लिगेंड कभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगा, बट 3 केस हमने लिखे, NO हुआ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, O2 हुआ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, O2 माइनस हुआ लिगेंड तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ये सम एक्सेप्शनल केसेस है, ये 3 केस है, बस इनको याद रख लो जिसमें लिगेंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ना। कौन सा? पहला वाला NO में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, एरो मार्क करके 1 भी लिखा है नीचे। O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, MOT के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 माइनस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, MOT से हम लोग बोल सकते हैं। तो इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर। हम कैसे predict चलिए, कर पाएंगे? क्या बोल रहा है? सर हम इससे वो हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे? अभी बता रहा हूँ ना, देखो अभी आगे एग्जांपल बता रहा हूँ, सब प्रिडिक्ट कर लोगे तुम लोग। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, दो मैं करके बताऊंगा सिंपल सिंपल, बाकी तुमको करने है ना, सिंपल वाले मैं करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे किसी ने बोल दिया तुम्हें कि AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं, है ना, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताओ, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कुछ बताना है तुम्हें ना। तो देखो हम सबसे पहले बोलेंगे, वैसे तो देखते ही हम लोग बोल देंगे क्या, सॉल्यूशन बोल देंगे हम लोग, देखते ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितना है? 2 है। 2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, क्या हो गया? SP। SP है ना, पर ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, डायरेक्ट बोल देंगे। हम बोलेंगे यहाँ पर जो Ag है ना वो Ag प्लस में है, ये तो सबको पता होगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। Ag प्लस में क्या होता है, 4d10 5s0 होता है। तुम चाहो तो देख लेना, Ag प्लस में 4d10 5s0 होगा। तो हम बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए मैं बना रहा हूँ ऐसा, 4d10 5s0 और 5p0 भी कर दो, ये 5s0 और ये 5p0। अब लिगेंड कौन है? अमाइन। अमोनिया। अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें डोनेट करेगा, एक इस p में डोनेट करेगा। तो यहाँ से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ना, एक s का और एक p का, कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बने? 2, तो sp हो गया। हाँ। बोलो हाँ सर। शेप कैसा है इसका? शेप लीनियर लीनियर है। डायमैग्नेटिक है या नहीं? डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है ना, डायमैग्नेटिक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो म्यू 0 तो हो ही गया, तो म्यू भी इसका 0 है। शेप कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, Ag प्लस है, उसमें एक अमोनिया इधर से डोनेट कर रहा है, एक अमोनिया इधर से डोनेट कर रहा है। समझे मेरी बात को? चलो और बताता हूँ, एक एग्जांपल और देख लो, एक और बता रहा हूँ फिर तुम्हें करना है बस। जैसे मान लो ऐसा हुआ, कैसा, CuCN3 होल ट्वाइस, तो देखा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना क्या होगा? sp2 पर ऐसे डायरेक्ट बताएंगे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1 है ना, कॉपर +1 में होता है 3d10 4s0 4p0, ऐसा लिख दो ना, 4s 4p पे भी 0 लगा देते हैं। तो वापस लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4s0 4p0। साइनाइड लिगेंड आया, 3 साइनाइड लिगेंड है, तो एक इस S में देगा, 2 इस P में देंगे। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन बना S और 2p मतलब sp2, है ना। अब हम लोग बोलेंगे ये डायमैग्नेटिक है, हाँ है डायमैग्नेटिक है, ठीक है।
शेप कैसा है? ट्राइगनल प्लेनार शेप है। म्यू क्या है इसका? 0। इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा शेप हो तो 2 मैंने कर दिए। अब है ना, कुछ तुम बताओ। जैसे एग्जांपल नंबर 3, ये तुम बताओ क्या है? NiCl4 है ना। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है अपने को, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो 2 के बराबर है ना। ऐसे ही एक और एग्जांपल है 4, वो है NiCN4 2-, उसमें बोला है कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। इसमें आयोडाइजेशन पता लगाने दोनों में, करो जल्दी से बताओ। ये सारे पॉइंट्स लिखना जो मैंने ऊपर बताया, वैसे ही करना है। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। क्या क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट वाले में? sp3 sp3। और सेकंड वाले में? dsp2 सेकंड वाले में dsp2 आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। देखो फर्स्ट वाले में बोला टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। हाइब्रिडेशन पता लगाना, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 4 है। तो इसमें देखो जो निकल है वो किसमें है? +2 में है। हाँ निकल +2 का मतलब होता है 3d8 4s0 4pb0। अब 3d8 कैसे होंगे? 1 2 3 ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। बोलो। हाँ अब S इसका पूरा खाली है, P इसका पूरा खाली है, तो जो लिगेंड आएंगे
वो S और P में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, D में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि D में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमें पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप हमारा टेट्राहेड्रल है। स्पीशी मेरी पैरामैग्नेटिक होगी क्योंकि मेरा 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ से डाइपोल मोमेंट निकालूं तो डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? सर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ना? नहीं, डाइपोल मोमेंट। और एक बार मैं म्यू निकालूंगा √n+2 से। √n+2 से क्या आएगा? √ में 2 × 4 जो कि √8 आएगा। डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0। क्यों? अरे निकल 2+ से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, टेट्राहेड्रल, 0 हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। हाँ। अब NiCN4 में डायमैग्नेटिक हमें बोला है तो सर अगेन, हाँ बोलो। सर वो 3D में क्यों नहीं दे सकती लिगेंड, उसका रीजन क्या बताया आपने? क्योंकि उसने बोला है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने ही होने चाहिए। अब डी में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो डी तो पूरा भरा हुआ है, तो लिगेंड किसको डोनेट करेगा जाकर? डी में तो कर ही नहीं सकता ना। हाँ ठीक है। अब देखो हमें नेक्स्ट बोला है कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था लिगेंड में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने ही नहीं चाहिए अनटिल मेरा लिगेंड क्या नहीं हो, O2 नहीं हो, O2- नहीं हो, NO नहीं हो। तो वो तो है नहीं, तो लिगेंड में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें भी नहीं होने चाहिए फॉर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स? निकल 2+ में भी नहीं होने सेंट्रल चाहिए। मेटल। हाँ, सेंट्रल मेटल आयन में नहीं होने चाहिए। तो लिगेंड 2+ में अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होने चाहिए और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हें फिल करने हैं तो ऐसे फिल करने पड़ेंगे, समझे? हाँ अब S मेरा पूरा खाली, P मेरा पूरा खाली। अब लिगेंड 4 है तो देखो 1 2 3 4। अब D में डोनेट कर पाएगा लिगेंड, क्यों? वेकेंट है। क्योंकि लिगेंड डी में डोनेट कर पाए क्योंकि डी खाली था। और यहां से देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? DsP2। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का ऐसे यूज करना है हमें, समझे? हाँ सर एक बार फिर से बताना सर। देखो इसने बोला हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है कि कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, मतलब कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लिगेंड में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, सिर्फ 3 लिगेंड में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में, O2- में या फिर NO में। तो लिगेंड तो मेरा CN- है तो उसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब डायमैग्नेटिक होना चाहिए तो Ni2+ में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो 3D8 को मैं इस तरह से फिल करूं कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो वैसे ही मैंने 4 में भर दिया, पूरा 4 ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। हाँ सर। तो बस उसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अब नहीं है। एक डी उसमें खाली बच गया तो उसमें डी में अपना लिगेंड आएगा लोन पे डोनेट कर देगा। तो अंदर वाला डी भी यूज हो गया और बाहर वाले एसपी यूज हो गए, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। समझा? सर बट ऐसे वो पेयरिंग कैसे कर सकते हैं? ऐसे पेयरिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है, करनी ही पड़ेगी तुम्हें। उसने बोल दिया हमको कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक चाहिए। तो अब तुम कुछ भी करो, कॉम्प्लेक्स को डायमैग्नेटिक बना। अच्छा सर। अब देखो इसमें सेम चारों तरफ साइनाइड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर मेरी शेप है, तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्योंकि मेरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और डाइपोल मोमेंट 0 हो गया और म्यू भी 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लो ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में थोड़ा अलग सीन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की अलग से बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में देखो क्या है, हमारे पास 2 चीजें हैं, है ना? या तो मेरा शेप कैसा हो सकता है, TBP हो सकता है, या मेरा शेप स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। मतलब मेरा शेप या तो ऐसा हो सकता है, दिस इज TBP,
या मेरा शेप स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, ऐसा, ये स्क्वायर पिरामिडल है ना। इसमें हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डाइपोल मूवमेंट क्या है, 0। हम कंडीशन ये मान के चल रहे हैं सारे लिगेंड सेम होंगे। इसमें हम लोग बोल रहे हैं जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, नॉन जीरो है। ये चीज तो समझ आती है ना, क्यों जीरो है क्यों नॉन जीरो है। हाँ हाँ। सर। हाँ सर। क्योंकि टीबीपी में प्लेन वाले डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेटोरियल वाले एक्सियल वाले डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर पिरामिडल में डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए नॉन जीरो है। सर इसमें हम ये लोग डाइपोल बोलते हैं, मोमेंट तो लीगेंड पे भी डिपेंड करेगा ना, सेम टाइप के लीगेंड हो गए तभी कैंसिल हो पाएंगे ना एक प्लेन में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात बोली थी, हम अज्यूम करें कि सारे लिगेंड सेम होंगे। अच्छा हाँ। हमने बोला इन टीबीपी 3 बॉन्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ। इसमें हम लोग बोल रहे हैं इन स्क्वायर पिरामिडल 4 bonds are of same length। ठीक है, इसमें 4 बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं, इसमें 3 बॉन्ड सेम लेंथ के होते हैं, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे को एग्जांपल दिया, तुम्हारे को ऐसा, मैंने ये पहले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें बता दी, तुम्हारे को क्वेश्चन में दिया ऐसा क्या, एग्जांपल नंबर 5 कि भाई साहब FeCO5 है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता लगा और तुम्हारे को बोला है क्या, डाइपोल मूवमेंट है ना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, डाइपोल मूवमेंट इज 0 एंड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो 0। बताओ, करो थोड़ा सा इसको। करो करो करो, जल्दी करो। हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि Fe तो किसमें, Fe है 0 ऑक्सीडेशन नंबर Fe का, है ना, पहली चीज तो है। दूसरी चीज हम लोग बोलेंगे इफ डाइपोल मोमेंट इज 0, अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो क्या शेप होगा इसका, TBP। शेप होगा TBP। बट अभी भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि देखो ऊपर हमने इसमें चार्ट में ऐसा ही लिखा था। चार्ट में क्या लिखा था कि sp3d या dsp3 दोनों में TBP स्क्वायर पिरामिडल कुछ होगा। हमने कुछ ऐसा नहीं बोला था कि इसके लिए TBP स्क्वायर पिरामिडल, बट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो इसका भी यूज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने शेप बोल दिया डाइपोल मोमेंट 0 इसलिए TBP होगा। अब देखो जो आयरन होता है मेरा, वो आयरन कितना है, आयरन होता है मेरा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d6 4s2 4p0, मतलब कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसा, और 4s2 4p0 ऐसा। बट इसने बोला है बट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको एक ही में डाल देंगे, ये हमें करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d के 6 s के 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई बोलेगा कि सर s के इलेक्ट्रॉन आपने खाली क्यों करे, s अंदर क्यों लिया,
तो देखो S को तो खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि हर हाइब्रिडाइजेशन में S तो इन्वॉल्व है ही ना, कुछ भी हो तो S को अंदर डालना पड़ेगा। S के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने D में फेंक दिया है और D के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर करवा दिए क्योंकि उसने बोला कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब लिगेंड कितने हैं टोटल? 5 है, 5 है ना, हाँ। तो 1 2 3 4 5, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा, एक इसमें देगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? DsP3। DsP3। तो ऐसे हमने हाइब्रिडाइजेशन पता लगानी है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन हो गया मेरा DsP3। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। चलिए, जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं देता हूं, मुझे करके बताओ। एग्जांपल नंबर 6, जल्दी से बताओ करके। CuCN4 माइनस, इसमें बोला है क्या? कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है एंड 4 बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जल्दी से बता दो। DsP3 है। क्या हुआ? DsP3 होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार, बैटरी भी जा रहा है मेरा इसका। तो देखो हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन इसका DsP3 होगा, ऐसा लगता है तुम? सर sp3d होगा। sp3d होगा ना। तो हम बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं यार, सुनो मैं, हाँ सबसे पहले तो कॉपर चेक करो। कॉपर +1 में है, +1 में 3d10 4s 0 4p 0 ऐसा, और आगे 4d 0 भी लिख दो। तो क्योंकि डायमैग्नेटिक है तो D के तो सारे इलेक्ट्रॉन पेड रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। S 3p और 1 2 3 4 5 है ना। अब लिगेंड कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। डी आउटर वाला यूज हो रहा है। डी कौन सा यूज हो रहा है? आउटर वाला। आउटर वाला यूज हो रहा है डी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। और शेप क्या होगा? 4 बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के हैं इसलिए स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर पिरामिडल होगा ना। प्लेनर कहाँ से हो गया? स्क्वायर प्लेनर तो कोऑर्डिनेशन में 4 में होता है। स्क्वायर पिरामिड। चलो एक एग्जांपल और लिखो, लास्ट एग्जांपल नंबर सर क्लास 7। टाइम हो रहा है। तो अभी तो मेरी क्लास का टाइम में 2 मिनट ज्यादा ही हुआ है, ज्यादा आगे नहीं आया हूं मैं। स्क्वायर पिरामिडल एग्जांपल नंबर 7 में ये बताओ मुझे, CONH3 होल 6 3+ है ना। इसमें बताना है मुझे हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों ही बतानी है। हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों ही बतानी है और हमको बोला है कॉम्प्लेक्स क्या है? डायमैग्नेटिक है। जल्दी से बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी और शेप बताओ क्या होगी। जल्दी बता दो फिर छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए बचा है सिर्फ और सिर्फ CFT। मतलब हम लोग
3 लेक्चर में शायद खत्म कर देंगे चैप्टर को, और इसके बाद D2sp3 होगा। D2sp3 होगा, श्योर हो? हाँ हा कोबाल्ट है 3+ 3 हो में। जाएगा ना। देखो हम लोग ध्यान से देखो, जो मेरा कोबाल्ट है वो 3+ में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यहाँ पर, ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब sp3d2 या d2sp3। कोबाल्ट 3+ में है, मतलब 3d6 4s0 4p0 4d0 ऐसा होगा। अब कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक, मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करवाने पड़ेंगे ऐसे पेयर, बोलो। हाँ। अब 6 लिगेंड आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अंदर वाला डी यूज हुआ है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, और शेप तो हमेशा उसमें एक ही रहता है, चाहे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, ऑक्टाहेड्रल। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो हमारा वीबीटी खत्म हुआ। होमवर्क क्या है? होमवर्क है एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 केमिकल इक्विलिब्रियम। कल वाली क्लास में हम लोग सिर्फ होमवर्क ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा होमवर्क हो गया है। फिर नेक्स्ट वीक से वापस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर स्टार्ट करेंगे। वो जो आपने एग्जांपल 2 दिया था उसमें वो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार बताना कैसे आया? उस टाइम पूछा जाता तो ज्यादा सही रहता। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है? कॉपर का एक्स मान लिया, साइनाइड का -1 होता है, 3 साइनाइड है, टोटल +2 के इक्वल है, तो कॉपर निकालो, +1 आ जाएगा। सर सर हमें मतलब लास्ट ईयर हम लोग को सर ने एक बोला था कि ना लीगेंड के स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग बताते हैं, वो एक तरीका बताया था हम लोग को एवाडी सर ने, कि अगर जैसे कि साइनाइड और कार्बोनाइल है ना, ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड, वो सर ने लिखा था स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो फिर वो पेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। कोई इसकी बात का आंसर देना चाहेगा? वो CFT में आएगा भाई, रुक जा। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। ठीक है, चलो ये समझ गया। कोऑर्डिनेशन AX का +1 कैसा है कॉपर का? सर +1 कैसे ऐड होगा ना? अरे कॉपर का X मान लिया, साइनाइड का -1 होता है, 3 साइनाइड टोटल -3, और टोटल +2 के इक्वल आएगा, तो X आ गया ना +1। क्या अच्छा गलत आ गया क्या? सॉरी यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गई है? अभी ठीक है? गलत, हाँ जल्दी सर। से गलत लिख दिया जल्दबाजी। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है लिखा तो है नीचे? एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 करना है केमिकल इक्विलिब्रियम का। ओके। चलिए ठीक है फिर।